चर्चा भी उन्होंने की है और बहुत अच्छे ढंग से अपने विषय को भी रखा है। आज का विषय जो रखा गया है, स्वामी दयानंद जी महाराज और उनके समकालीन चित्तौड़ के महाराणा वंश के महाराणा शासकों के द्वारा उस समय क्या किया जा रहा था, किस प्रकार से स्वामी दयानंद जी महाराज ने क्रांति की धूम मचाई और इस राजवंश ने, जिसका हम आज भी बहुत अधिक सम्मान करते हैं, भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के गौरव के लिए अपना किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामान्यतया हमको ये दिखाया जाता है कि राजाओं का भारत की स्वाधीनता आंदोलन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। वे आलसी थे, निकम्मे थे और वो महलों में रहना ही अधिक पसंद करते थे। माना कि इसमें अधिकांश राजा उस समय ऐसे हो चुके थे, लेकिन प्रत्येक राजा ऐसा था ये नहीं कहा जा सकता। बड़ी संख्या में ऐसे राजा भी मौजूद थे जो विदेशी शासकों को देश से भगाने के लिए किसी न किसी प्रकार से योगदान दे रहे थे। 20 रियासतें ऐसी थीं 1947 में जो फ्रांस और इंग्लैंड से भी आकार में बड़ी थीं और वे स्वाधीन थीं। जब हम ये कहते हैं कि भारतवर्ष गुलाम था और गुलाम भारतवर्ष को 1947 में अंग्रेजों ने आज़ाद किया, तो हमें उन 20 रियासतों के बारे में भी विचार करना चाहिए जो फ्रांस और इंग्लैंड से बड़ी होकर के अपनी स्वाधीनता को बचाए रखने में 15 अगस्त 1947 तक सफल रही थीं। मतलब हुआ कि संपूर्ण भारत गुलाम नहीं था। हम सब आप देखते हैं कि कुछ राजाओं को 21 तोपों की सलामी मिलती रही है, कुछ को 18, कुछ को 15, कुछ को 12, किसी को 9, किसी को 5, किसी को 7। और अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित इस नियमावली में कुछ राजा ऐसे भी थे जिनको केवल बंदूकों की सलामी दी जाती थी। तो ये उनकी शक्ति के आधार पर, उनके क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया गया था। गुजरात की ऐसी अनेक रियासतें थीं जिनका क्षेत्रफल मात्र एक गांव के बराबर का था। बस वहां कोई राजकुमार, कोई शाही वंश का कोई व्यक्ति रहता था और वो अपने आप को शासक घोषित किए हुए था। हम विचार करें कि यदि 563 रियासतें उस समय वर्तमान भारत में थीं, उस समय के भारत की बात करें तो 700 से अधिक, यानी लगभग 750 रियासतें कुल देश में थीं, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सम्मिलित था। कुछ क्षेत्र बर्मा का भी था। तो जब आप 1857 की क्रांति की तैयारी कर रहे थे, उस समय भारतवर्ष का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था और ये आगे भी बना रहा। आज का भारत 32 लाख कुछ वर्ग किलोमीटर का है। कहने का अभिप्राय है कि 31 लाख वर्ग किलोमीटर का, यानी कि आज के भारत का 2/3 से कुछ कम भारत आज भी गुलाम है, जिनको हम बचा नहीं पाए।
जिसको हम ले नहीं पाए। ये हृदय की पीड़ा को छूने वाले तथ्य हैं, उसको प्रकट करने वाले तथ्य हैं। हम आप सबने बहुत सुना है कि जब अश्वत्थामा मारा गया था तो उस समय लोगों ने इस बात को युधिष्ठिर के मुंह से कहलवाया था ताकि गुरुजी इस बात पर विश्वास कर लें। हुआ भी यही, लेकिन वह हाथी मारा गया या नर मारा गया, जब तक वो ये बात कहते उससे पहले ढोल नगाड़े बजा दिए गए। उनकी आवाज को सही ढंग से गुरु द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। 1947 में भी अश्वत्थामा मारा गया, और इससे पहले कि वो देश ये समझ पाता कि हम पूरा देश ले पाए हैं कि नहीं ले पाए हैं, और किन जालिमों के कारण पूरा देश हम नहीं ले पाए, जब तक ये तथ्य स्पष्ट होता तब तक ढोल नगाड़े बजा दिए गए और ये शोर मचा दिया गया कि तूफान से लाए हैं कश्ती निकाल के, और हम उसी की खुशी में डूब गए। आज तक डूबे चले आ रहे हैं बड़ी संख्या में लोग। देश का टुकड़ा चला गया तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, जिनको उस समय जेल भी हुई थी, और जेल से, लंबी जेल से, कारावास से छूट करके 1947 में वो देश में लौटे। जब उनको ये बात निश्चित हो गई कि देश का बंटवारा होना अब निश्चित है और कल 15 अगस्त को देश में विभाजन रेखा खिंच जाएगी और वो देश नहीं मिलेगा जिस देश के लिए हम लड़ रहे थे, तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, जिन लोगों ने वास्तव में तूफान से किश्ती निकालने के लिए संघर्ष किया था उनके साथ क्या हुआ और उनको ये वेदना कितनी साल गई थी, इस बात के दृष्टिगत मैं ये बात रख रहा हूं। सरदार जी प्रातः काल में उठते हैं और अपनी सरदारनी से, धर्मपत्नी से कहते हैं, सरदारनी मेरे पास बैठिए, परिवार के लोगों से कहते हैं मेरे पास बैठिए। कहते हैं कि जीवन भर मैं संघर्ष करता रहा, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, अनेक प्रकार की जेलें सही, कभी तुम पर ध्यान नहीं दे पाया, अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहिए था उसे नहीं कर पाया। इस बात के लिए मुझे क्षमा कर देना। आज मैं संसार से जा रहा हूं क्योंकि मैं उस घड़ी को देखना नहीं चाहता कि जब मेरे देश के भीतर आकर के बंटवारे की दीवार लगेगी, खड़ी होगी। और ये कहकर के सोफा पे बैठे हुए सरदार जी ने अपने जीवन का अंत कर लिया। तूफान से किश्ती को निकाल के लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके दिल पर तो ये गुजरी थी। और जो तूफान से बाहर निकली कश्ती का मजा लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए, अपने सर को माला पहनने के लिए आगे कर रहे थे, वो उस दिन भी आनंद कर रहे थे। ये अंतर था। तो इस देश के क्रांतिकारी इतिहास में इन लोगों के साथ साथ जो महाराणा वंश का योगदान है, और उस योगदान के लिए स्वामी दयानंद जी उन्हें किस प्रकार तैयार कर रहे थे, या क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी दयानंद जी के विचारों का उस परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा था, इस पर हम चिंतन करते हैं।
हमारा राजस्थान नाम की एक पुस्तक लिखी गई है और उसका जो लेखक है वो हमें बताता है कि 1882 की जुलाई में स्वामी दयानंद जी महाराज उदयपुर पहुंचे थे। उसके पश्चात वह कई महीने, 7-8 महीने वहां पर रहे थे। 7 मास का काल इस लेखक ने उसमें लिखा है। वहां पर रहते हुए स्वामी दयानंद जी ने अपने अनेक भाषणों में ये कहा था कि विदेशी राजा चाहे कितना ही उत्तम क्यों ना हो, परंतु स्वदेशी राजा सर्वोत्तम होता है। इस सेंटेंस को पढ़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कहा क्यों जा रहा था, इसे एक विमर्श के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जा रहा था, इस पर सामान्यतया चिंतन नहीं होता। 1857 की क्रांति हुई तो 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी होता है और वो कहती है कि आज से हिंदुस्तान के लोग ब्रिटिश एम्पायर की संतान के रूप में होंगे और ब्रिटिश एम्पायर उनके लिए प्रत्येक वो सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगा जो एक पिता को अपनी संतान के लिए करना चाहिए। जब ये मिथक गढ़ा जा रहा था, जब पढ़े लिखे अंग्रेजों के मन मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार सुदृढ़ हो गया था कि हाँ, ब्रिटेन की रानी, महारानी हमारी साम्राज्ञी है और वह पिता के रूप में हमारा सबका ध्यान रखती है, तब इस मिथक को तोड़ने के लिए नया तैयार किया जा रहा था एक विमर्श। और उसको स्वामी दयानंद जी अपने भाषणों में कह रहे थे कि विदेशी राजा चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो, लेकिन जो भारत अपना स्वदेशी राजा होता है वो सर्वोत्तम होता है। इस बात को, इस तथ्य को इस दृष्टिकोण से पढ़ने से समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। स्पष्ट है कि इस एक सेंटेंस में बड़े साम्राज्य से भिड़ने की तैयारी की जा रही थी। उनके विरुद्ध देश के लोगों का आह्वान किया जा रहा था कि आप उठ खड़े होइए, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरानि बोध्यति, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करते रहो। ये अपने उपनिषदों का संदेश उन लोगों के मन मस्तिष्क में उतारने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा था। वह स्तुत्य प्रयास था। महाराणा सज्जन सिंह 1882-83 के करीब वहां के महाराणा थे। उससे पहले 1877 में दिल्ली दरबार हुआ था। सियाजी गायकवाड़ उस समय लॉर्ड हार्डिंज, बड़ौदा नरेश थे ये, और लॉर्ड हार्डिंज वायसराय था उसके पश्चात। लेकिन गायकवाड़ जी पर स्वामी दयानंद जी के आर्य समाज का विशेष प्रभाव था और उनको स्वामी जी के जो विद्वान शिष्य थे, उपदेशक थे, उनको सुनने का बड़ा चाव था। उन्होंने ये प्रयास किया था कि स्वामी दयानंद जी महाराज का एक विशेष संबोधन देश के राजाओं के समक्ष होना चाहिए। 1877 के दिल्ली दरबार के समय 700 राजाओं ने अपनी उपस्थिति दी थी, जिसमें इंदौर नरेश ने ये बार बार प्रयास किया। कुछ अन्य नरेशों की ओर से भी उनको सहयोग किया गया। स्वामी जी को विशेष रूप से आमंत्रित भी किया गया। देखिए, समझिए, यदि ये राजा लोग ये प्रयास कर रहे थे
कि स्वामी जी का एक राष्ट्रवादी संबोधन हमारे बीच में होना चाहिए। तो इसका अभिप्राय है कि राजाओं में से संख्या, ऐसे राजाओं की बड़ी संख्या थी जो देश की स्वाधीनता के लिए काम करना चाहते थे या काम कर रहे थे, और उसमें कैसे उनको प्रेरणा मिले, किस व्यक्तित्व के माध्यम से वो प्रेरणा मिल सकती है, इसके लिए वो विशेष रूप से सक्रिय थे। उन्होंने वो काम करने का प्रयास किया, यद्यपि अंग्रेजों ने उनके इस प्रयास को सफल नहीं होने दिया। तो महाराणा सज्जन सिंह स्वामी जी के परम शिष्य थे। उनके समय में अंग्रेज रेजिडेंट के माध्यम से और केंद्र के एक बड़े अधिकारी के माध्यम से महाराणा पर यह प्रभाव पैदा कर दिया गया कि आप अपनी चित्तौड़ को हमें दे दीजिए। और जिस महाराणा परिवार ने कभी मुगलों के समक्ष शीश नहीं झुकाया, महाराणा प्रताप, महाराणा संग्राम सिंह, बप्पा रावल की परंपरा को आगे बढ़ाने में जो अपने लिए गर्व और गौरव की अनुभूति करते रहे, महाराणा सज्जन सिंह पर कोई परिस्थिति का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। जब इस बात की जानकारी उसी महल में प्रवास कर रहे स्वामी दयानंद जी महाराज को हुई, तो उन्होंने महाराणा के जितने भर भी मंत्री थे, अधिकारी थे, उनसे कहा कि आप जाकर के इस अंग्रेज अधिकारी से बारी बारी जाइए, अलग अलग, और अलग अलग जाकर के एक ही बात को दोहराते रहिए कि महाराणा को यह अधिकार नहीं है कि वह चित्तौड़ को अंग्रेजों को दे दे। चित्तौड़ हमारी है और हमारी सहमति के बिना चित्तौड़ को किसी को नहीं दिया सकता। स्वामी दयानंद जी की इस बात का प्रत्येक दरबारी ने, प्रत्येक मंत्री ने समर्थन किया, और वो जाते रहे और अंग्रेज से बार बार ये जाकर के कहते रहे। अंत में उस अंग्रेज को यह कहना पड़ा कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, और मैं इसको चित्तौड़ को लेने में कोई अधिक रुचि नहीं रखता। इस प्रकार एक बड़ा निर्णय स्वामी दयानंद जी महाराज की सूझबूझ से समाप्त हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि घेरवे का राजनीति से कोई मतलब नहीं, जिन लोगों ने इस बात को एक मिथक चर्चा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इस प्रकार के व्यंग्य बाण कसे, उनके लिए भी ये उदाहरण महत्वपूर्ण हो सकता है कि संतों ने किस प्रकार से राष्ट्र संत के रूप में देश की रक्षा करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। और जब जब छात्र शक्ति अपने पथ से भ्रष्ट हो जाती है या अस्थिर निर्णय लेने में कहीं ना कहीं दबाव में आ जाती है, तब तब इन संतों ने किस प्रकार से देश का मार्गदर्शन किया है, छात्र शक्ति का मार्गदर्शन किया है, इस बात को भी ये घटना स्पष्ट करती है। अनेक उदाहरण है। मैं इस पर पुस्तक की भी तैयारी कर रहा हूं, और एक पुस्तक हम लिखेंगे भारत के गद्दार, जिन्होंने पिछले हजारों वर्ष के इतिहास में देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास रचा है, और उन गद्दारों की गंदी औलाद आज भी किस तरीके से देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है, ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। इस पर किसी प्रकार का कोई लाग लपेट का
पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पर्दा को उठाना चाहिए। खैर, स्वामी दयानंद जी महाराज का महाराणा सज्जन सिंह पर अमिट प्रभाव था, और जो उस समय कृष्णा सिंह बारहट नाम के भाट महाराणा सज्जन सिंह के यहाँ पर काम कर रहे थे, वह भी स्वामी जी के परम शिष्य थे। स्वामी जी बारहट के माध्यम से दरबार में वैदिक गीतों को गुंजित करवाते थे। जैसे अभी हम अपने सदन में अच्छे अच्छे भजनों का रसास्वादन ले रहे थे, उसी प्रकार से स्वामी जी महाराज ने उस समय भी यह काम किया। राजाओं के यहाँ पर अकबर के और बीरबल के जो चुटकुले आप सुना करते हैं, उसमें अक्सर अश्लीलता हुआ करती है, अशोभनीय सी बातें लगती हैं। अरे, जिस देश के राजा जीवात्मा पर चर्चा किया करते थे दरबार में बैठ करके, जनक जैसे राजा बड़े बड़े ऋषियों के सामने ऐसे प्रश्न उछाल दिया करते थे जिससे वह भी चक्कर खा जाते थे, उस देश के दरबारों में छोटे छोटे चुटकुले चलने लगे। ये पतन का प्रतीक नहीं तो और किसका प्रतीक है? इसलिए स्वामी जी के इस प्रयास को भी इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। इन्होंने ऐसे प्रयास के माध्यम से भी भारत की उस प्राचीन परंपरा को जीवित करने का काम किया, जिसमें बड़े बड़े विषयों को लेकर के शास्त्रार्थ हुआ करते थे, जनहित की नीतियों पर विचार विमर्श हुआ करता था। हम सोचते नहीं, और एक नेहरूवाद का जो मूर्खतापूर्ण दंश हमारी बुद्धि में लगा हुआ है, उसके चलते हम महान 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 का गीत गाते चले जाते हैं। यदि आज की पार्लियामेंट में भी इसी प्रकार के चुटकुले चलने लगे तो क्या आप और हम उनको बर्दाश्त कर पाएंगे? लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि देश के कुछ लोग पार्लियामेंट में पार्लियामेंट को नहीं चलने देते। इस पर लोग तर्क देते हैं कि करोड़ों रुपया प्रत्येक मिनट पर खर्च होता है। राष्ट्र के पैसे को, राष्ट्र की ऊर्जा को नष्ट करने वाले लोग देश के लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या उसको बर्दाश्त किया जाए कि 50 साल तक देश के बड़े सदन में चुटकुले ही चलते रहे? इतिहास के उस ढंग को पढ़ने से पहले हमें अपनी बुद्धि पर तरस खाना चाहिए। बहुत अच्छे बहन जी, धन्यवाद। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह के घर के बाहर चित्तौड़ में जो एक घंटा घर आज भी है, वहां पर एक जूता टंगा रहता था। महाराणा सज्जन सिंह का देहांत हुआ तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में फतेह सिंह जी महाराणा बने, और ये उनकी अपनी संतान नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी संतान न होने के कारण, जो उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि किसी व्यक्ति को ला करके महाराणा बनाना जो मजबूत हो, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। महाराणा की डेड बॉडी किले में रखी है, और उनके सामंत, उनके अधिकारी मंत्रीगण तभी एक ऐसे हट्टा कट्टा नौजवान को दरबार में लाते हैं जो उस समय हल चला रहा था, किसान का बेटा था, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति वाला, देशभक्ति से सराबोर उसके व्यक्तित्व को उन लोगों ने नमन किया और देश का महाराणा बनाया। मैं देश का महाराणा कह रहा हूं, क्योंकि उस चित्तौड़ का महाराणा बनने का मतलब था हिंदुत्व का संरक्षक बन जाना। उनको महाराणा बना दिया जाता है, तब उन्होंने वो जूता चित्तौड़ के घंटा घर के पास लगवा दिया था।
1 हाथ लंबा जूता था, और जो किसी प्रकार की बदमाशी करता था उसको उस जूते से पीटा जाता था। ये उनका दंड का प्रतीक था जूता। इससे अनेक लोगों की जब धुनाई हुई, तो जो लड़के हैं गलतियां कर देते हैं, उन लड़कों की अकल ठिकाने आ गई थी। उन्होंने अपनी व्यवस्था को मजबूती से ठीक करने का प्रयास किया। इन्हीं महाराणा के जमाने में एक नई घटना घटित होती है। 1901 में महारानी विक्टोरिया का देहांत हो जाता है। महारानी विक्टोरिया के देहांत के पश्चात वहां पर एडवर्ड सप्तम को राजा बनाया जाता है। लॉर्ड कर्जन भारत आता है, भारत का वायसराय बनकर। आप हम सभी जानते हैं कि उन्हीं के जमाने में बंग भंग किया गया था, बंगाल को विभाजित किया गया था, सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। बंग भंग के उस दोषी ने 1902 में चित्तौड़ की यात्रा की। चित्तौड़ की यात्रा के समय उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को इस बात के लिए प्रेरित किया, बार बार उन पर दबाव बनाया, अनुनय विनय की कि आप 1903 में आयोजित होने वाले दिल्ली दरबार में अपनी उपस्थिति दें। महाराणा ने अपने आप को पूर्णतया महाराणा बना लिया था, लेकिन जैसे महाराणा सज्जन सिंह से समय के अनुसार एक छोटी सी गलती हो गई, वैसी ही गलती महाराणा सज्जन सिंह के पुत्र महाराणा फतेह सिंह कर गए। बार बार की अनुनय विनय के पश्चात उन्होंने लॉर्ड कर्जन को यह आश्वासन दे दिया कि मैं दिल्ली दरबार में उपस्थित होऊंगा। अभी तक अंग्रेजों के द्वारा या उससे पहले मुगलों के द्वारा आयोजित किए गए किसी दरबार में महाराणा ने जाकर के अपनी पगड़ी नहीं झुकाई थी। अब यह घटना पहली बार होने जा रही थी कि महाराणा वहां पर जाकर के अपनी पगड़ी झुकाए। दिल्ली दरबार के लिए तैयारियां जोरों पर थीं। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मेरे सम्मान का विषय है, सभी राजा होंगे यदि आप नहीं हुए तो इससे मुझे कमतर करके आंका जाएगा। इस प्रकार के अनुनय विनय को महाराणा ने स्वीकार किया, कह दिया चलिए कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं। लेकिन तभी चित्तौड़ के मेवाड़ के लोगों ने इस बात पर जो एक आम प्रतिक्रिया दी, वो सारी की सारी ये थी कि ये महाराणा वो महाराणा नहीं है जिस महाराणा की हमको तलाश थी, जिस महाराणा की हम खोज कर रहे थे। केसरी सिंह कृष्णा सिंह बारहट जो वहां के भाट थे, उनका भी तब तक देहांत हो चुका था। स्वामी दयानंद भी संसार से चले गए थे। महाराणा सज्जन सिंह भी चले गए थे। दरबार सजा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये दस्तर खान है दुनिया, सब मौत का लुकमा बनते हैं। रहता है दस्तर खान, यहाँ मेहमान बदलते रहते हैं। दस्तर खान तो पड़ा हुआ था, लेकिन दस्तर खान पर बैठने वाले मेहमान बदल चुके थे। नई पारी खेलने वाले लोग सत्ता में आ चुके थे, अपने अपने पदों पर विराजमान हो चुके थे। लेकिन स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा आज भी लोगों के भीतर काम कर रही थी। कृष्णा सिंह बारहट
का बेटा केसरी सिंह बारहट राजकीय भाट के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर चुका था, तब उनके लिए जो जनता की आवाज थी उसको सुनना अनिवार्य हो गया था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बारहट को यानी भाट को मारना, कवि को मारना हमारे यहाँ पर पूर्णतया निषिद्ध किया गया है, अवैधानिक माना गया है। तो जो जो कुछ भी वो लिख देंगे, जो कुछ बोल देंगे, वो जनहित में होगा। ये बारहट की परंपरा भी हमारे ऋषियों के काल की परंपरा के आगे बहुत छोटी है, बहुत बौनी है। जब हमारे यहाँ पर राजा लोग प्राचीन काल में शपथ ग्रहण किया करते थे, तो जो ब्राह्मण उनको इस बात की शपथ दिलवाता था, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता था, उस ब्राह्मण को, उस ऋषि को, उस राष्ट्र चिंतक को राजा जब उपहार देता था, भेंट देता था, तो वह कहता था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो आपको दिया जा सके। मेरे पास सबसे छोटी चीज है मेरा राज्य, और मैं इस राज्य को ही बड़ी चीज मान करके आपके लिए समर्पित करता हूं, भेंट में, दक्षिणा में। देखिए, परंपरा को समझने का प्रयास करें हम। ये प्रतीकात्मक होता था सारा लेन देन। तब वो ब्राह्मण कहता था कि मेरा बाहुबल इतना मजबूत नहीं है कि मैं राष्ट्र की रक्षा कर पाऊंगा। इतनी प्यारी परंपरा है हमारी। अपने आप को तनिक आंखें बंद करके उन घटनाओं से जोड़ने का प्रयास किया करो। मानो कि हमारे सामने किसी राजा का इस प्रकार से आज राज्यारोहण हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। उसमें धर्म दंड का प्रतीक ब्राह्मण वहां खड़ा है ऋषि के रूप में। वो ऋषि फिर क्या कहता है? मैं बाहुबल में इतना मजबूत नहीं हूं कि राष्ट्र की रक्षा कर पाऊं, इसलिए हे राजन, बौद्धिक बल मेरा रहेगा और छात्र बल तेरा रहेगा। शस्त्र बल और शास्त्र बल के आधार पर, संत और सिपाही के आधार पर, माला और भाला के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। छत्र बल और ब्रह्म बल दोनों मिलकर के आगे चलेंगे। अग्रतस चतुरो वेदान पृष्ठ से सरम धनु। वेद ने भी कहा, आगे आगे चारों वेद चलेंगे और पीछे पीछे धनुधारी वीर चलेंगे। तब धर्म की रक्षा होगी, तब शास्त्र की रक्षा होगी, जब शस्त्र और शास्त्र का समन्वय बनेगा। तो राजा से ब्राह्मण कहता है, ऋषि कहता है कि मैं आपकी भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसको उल्टा आपको लौटाता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में शासन कीजिए। यानी बुद्धि बल, धर्म बल, ब्रह्म बल ऊपर रहेगा और आप शासक के रूप में कार्य करेंगे। तो मैं इसलिए यहां पर यह बताना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में वो ब्रह्म बल का प्रतीक वेदाचार्य अवध्य हो जाता है। ये हमारी विधि है, ये हमारी नीति है कि वो राजा से ऊपर होकर के उसको जनहित के कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और इसके लिए अगर कहीं राजा पथभ्रष्ट होता हुआ पाया जाता है तो उसको डपटने का भी विशेष अधिकार उसके पास है। तो यही बातें जो हैं यहाँ पर केसरी सिंह बारहट के बारे में हमको विचार करनी चाहिए। केसरी सिंह बारहट ने जब जनता के आवाज को सुना, आवाज खलक को नक्कारा खुदा समझो, उर्दू के शायर ने कहा है। यानी जो लोग कह रहे हो उसको समझो कि ये आवाज खुदा की है, ईश्वर की है। उसने उस बात को सुना
लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने, दरबारियों ने उनसे अनुरोध किया कि हमारी बात को काटा जा सकता है, हमारा सर भी उतारा जा सकता है, यानी हमको दंडित किया जा सकता है। सर उतारने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी, लेकिन आप अवध हैं, इसलिए आप हमारी बात को किसी तरीके से राजा के पास पहुंचाइए, महाराणा के पास पहुंचाइए। महाराणा को वहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन तब तक महाराणा वहां से निकल चुके थे और निकले हुए राणा को रोकने के लिए तब हमारे केसरी सिंह बारहट ने 13 श्लोक लिखे, दोहे, राजस्थानी भाषा में। और उन्होंने कहा कि सयारों के बीच शेर का क्या मतलब, अरे तुम हिंदुत्व का गौरव हो, तुम हिंदू समाज के सिरमौर हो, और तुम जाकर के वहां पर सूर्यवंशी होकर के तारों के बीच में जाकर के बैठोगे, तुमको लज्जा आनी चाहिए। महाराणा, जिस वंश परंपरा से आकर तुम इस समय हिंदुत्व की शक्ति का नेतृत्व कर रहे हो, उसके पूर्वजों के बारे में तनिक विचार कीजिए, जिन्होंने अत्यंत विषम परिस्थितियों में वनों की खाक छानना तो स्वीकार किया, परंतु जाकर के किसी सयार के सामने मस्तक नहीं झुकाया। मुझे आश्चर्य है, मुझे दुख है कि आज तुम उन सारी परंपराओं को दरकिनार करते हुए और सयारों के सामने अपना शीश झुकाने के लिए चल दिए। राणा तो निकल चुके थे, वहां से ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन ट्रेन को गोलाई से घूम करके आना था, तो उन्होंने अगले स्टेशन पर जाकर के घोड़े से एक सवार को भेजा, और जब तक ट्रेन दूर से घूम करके उस स्टेशन तक पहुंची, तब तक जाकर के महाराणा के लिए वो चिट्ठी वहां पर तैयार होकर के खड़े होकर के वो व्यक्ति उनका प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय सरेरी नाम के स्टेशन पर वह चिट्ठी, जिसमें 13 दोहे लिखे हुए थे, महाराणा को दी जाती है। महाराणा उन दोहों को पढ़ते हैं और पढ़ने के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन होता है। देखिए, इसको कहते हैं लोकतंत्र, जिसमें राजा जनता के सामने झुक जाता है। लोगों की जो जनरल विल थी, सामान्य इच्छा थी, उसका राणा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। वो दिल्ली तो चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं जाते, और वहां से लौटती हुई ट्रेन में बैठ करके आकर के महाराणा अपनी मेवाड़ में उपस्थित हो जाते हैं। एक महर्षि दयानंद की प्रेरणा किस प्रकार से बारहट के माध्यम से सीधे महाराणा के कानों तक पहुंची, और महाराणा ने अपनी आंखें खोलकर जब उस प्रेरणा को पढ़ा, तो महाराणा ने लिए हुए निर्णय को वापस ले लिया। उदयपुर के भवन में, उदयपुर के संग्रहालय में आज भी वो कुर्सी सुरक्षित रखी हुई है, मैंने स्वयं ने भी देखी है, जिस पर लिखा है, यही वह कुर्सी है जो दिल्ली दरबार के समय में खाली रही थी, बाकी सारी कुर्सियां भर गई थी। और यहां रह करके उन्होंने, बताया जाता है कि ये महाराणा की कुर्सी उस समय वहां थी, आज ये यहाँ पर विशेष रूप से संग्रहालय में रखी गई है। बड़ौदा नरेश गायकवाड़ ने दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए एडवर्ड का स्पष्ट और सीधे शब्दों में अपमान किया, अव्यवस्था फैलाई, केवल इसलिए कि उसको ये न लगे कि हिंदुस्तान के सभी राजा तेरे सामने शीश झुकाए खड़े हैं। दोनों वीर सूरवीरों ने
भारत की आत्मा की आवाज को ब्रिटेन के शासक के सामने प्रस्तुत कर दिया था, अपने आचरण से, अपनी कार्यशैली से, कार्य व्यवहार से। इसी महाराणा के जमाने में अंग्रेजों ने मेवाड़ के क्षेत्र से गुजरती हुई एक ट्रेन का शुभारंभ किया था। वहां पर कुछ समय पश्चात महाराणा का एक तालाब टूट करके उसका पानी जो रेलवे लाइन के नीचे से निकला, उसके ऊपर से बहा। उसका परिणाम ये हुआ कि रेतीली जमीन होने के कारण वो मिट्टी उसकी बह गई और ट्रेन की पटरी खराब हो गई। इस पर अंग्रेजों ने 16 लाख रुपए का जुर्माना लगा करके एक चिट्ठी महाराणा के लिए भेजी, महाराणा फतेह सिंह के लिए। इन घटनाओं को इस तरीके से देखना चाहिए कि यदि एक स्थान पर महाराणा ने उनके राजा का इस प्रकार से अपमान किया, तो अगली बार उनको किस प्रकार से नई समस्या को देखना पड़ा, जूझना पड़ा उससे। वो चिट्ठी जाती है, महाराणा फतेह सिंह चिट्ठी को पढ़ते हैं, चुपचाप अपनी जेब में रख लेते हैं, कुछ नहीं कहा जाता। दरबार की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। महाराणा उस पर चिंतन करते हैं और अगले दिन अपने क्लर्क को बुला करके उसको लिखवाते हैं कि लिखिए। तो उन्होंने लिखा कि आपकी रेलवे लाइन बाद में निकली, मेरा तालाब पहले से निर्मित था। आपकी रेल की गड़गड़ाहट से मेरे तालाब की दीवारें टूटी, किनारे टूटे, और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे लोगों की फसल बर्बाद हो गई। पानी बहा, पानी निकल करके दूर दूर तक फसलों को बर्बाद करता हुआ चला गया, जिससे मेरे राज्य में 32 लाख की फसल बर्बाद हो गई। वो 16 लाख मांग रहे थे, राजा ने कहा कि 32 लाख रुपए जमा कर दीजिए, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन को जब्त कर लूंगा। ये वीरतापूर्ण संदेश और भारत माता की शान के लिए समर्पित ऐसे व्यक्तित्व इतिहास में कहीं दिखाए नहीं जाते, बताए नहीं जाते। अंग्रेजों के लिए चिट्ठी पहुंच जाती है और अगले दिन महाराणा उनकी रेल को जब्त करके वहीं खड़ी कर लेता है। अंग्रेजों को अपनी ट्रेन महाराणा को सौंपनी पड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि महाराणा की चुनौती को स्वीकार कर लें और जाकर के उनके साथ में किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार करें कि जो उन पर आक्रामक दृष्टिकोण दिखाता हो अंग्रेजों की ओर से। हम कह देते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, लेकिन हम ये नहीं कभी कह पाते, सोच पाते, विचार पाते, क्योंकि हमको नीरस इतिहास बताया गया है। हम ये नहीं कह पाते, सोच पाते कि कभी ऐसे भी लम्हे आए थे जब देश की आन बान शान को लोगों ने अपने आचरण व्यवहार से प्रकट कर दिया था और दूसरे लोग उसका कोई सामना नहीं कर पाए थे, विचार नहीं कर पाए थे, जवाब नहीं दे पाए थे। ये कहानी लंबी है, अगली बार भी इसको जारी रखेंगे, कुछ अन्य बातों पर विचार करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जी, आदरणीय बहुत ही सुंदर आज की हमारे इतिहास की जो गौरव गाथा आपके मुखारबिंद से इस मंच पर हमने सुनी।
वो हमें प्रेरणा देती है कि कितना भी समय बेढंगा हो, लेकिन हमारी इतिहास की, हमारे पूर्वजों की इस अद्भुत शौर्य गाथा से हमें अवश्य ही शक्ति मिलती है। और ये भी देखने में आता है कि जब हमने कहा कि हमने अपनी कश्ती को निकाल दिया है तूफ़ान से, तो जब हम समझते हैं इस गौरव गाथा को, तो लगता है कि हमने कश्ती को निकाला या उसको छेदन कर दिया। हालाँकि जिन्होंने कश्ती को निकाला उनके प्राणों को निकालने की कोशिश की है। हमने इसलिए क्योंकि इसके भागी हम भी हैं, उसके परिणाम के भागी हम भी हैं और हम उसे भोग भी रहे हैं। देश के अलग-अलग प्रदेशों में जो घटनाएँ घट रही हैं, संभवतः है हमारे ही काश उस समय जनता ये बात समझती, लेकिन उसका ही परिणाम स्वरूप है कि आज एक अभिशाप के तौर पर भारत के अलग-अलग छेदन हुए हैं भारत में। इनको जोड़ने के लिए महर्षि दयानंद जी जैसे व्यक्तित्व की आज भी भरपूर आवश्यकता है। उनकी शिक्षा और उनकी जो दी गई शिक्षा है, उससे हम देश को सजाएँ, सँवारें, इस बात की आज भी आवश्यकता है। और कई ऋषिगण इस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। देश पुष्पित, पल्लवित और फलित हो रहा है। मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आज की इस व्याख्या पर आपकी कैसी नज़र है? आपने सुना, आपको कैसा लगा? और क्या आप भी निकाली गई कश्ती की तारीफ़ करते हैं या चुपचाप उसकी सहमति देते हैं? अगर सहमति देते हैं, तो कृपया हाथ हैंड रेज़ मत करिएगा। और अगर आपकी भावनाएँ ये कहती हैं कि हाँ, जो देश के साथ हुआ है, वो नहीं होना चाहिए और जो होना चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं, तो कृपया अपना हैंड रेज़ करके आज की वार्ता पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा, ऐसा निवेदन है। जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आज जो चर्चा है ये भी बहुत ही प्रेरणादायक है। और निश्चित रूप से हमें जो समझाया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो हमने पढ़ा है। पर इन ऐसी चीज़ों को जब हम सुनते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम अपनी परंपराओं पर गर्व भी करते हैं। तो ये जो चीजें हैं निश्चित रूप से यदि इनको ये पब्लिक के बीच जाएगी, पब्लिक इनको सुनेगी समझेगी, तो निश्चित उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा और वो फिर अपने जो अतीत का जो गौरव है उस गौरव को महसूस करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को अब जो लोग हमारे साथ है हम ही इन बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। जब कभी ऐसी चर्चा हो उसमें इन बातों का जिक्र करें कि किस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है और जो लोग जिन्होंने हंसते हंसते फांसी फंदे को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे लोगों को भुलाने का प्रयास किया है, उन्हें हमें आगे लाना होगा। तब हम जो है और भी हमारे जो विद्यालय है उनमें ये बात जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। जी ओम। जी, आदरणीय
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर, आपका हैंड रेज है, कृपया। जी सादर प्रणाम। ये मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने मेरा इतिहास में रुचि रही है, लेकिन इतना जो इसके अंदर आप गए हैं वो अद्भुत है। और ये असल में मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखाना चाहूँगा। सादर प्रणाम। तो ये अद्भुत है और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन ये कई सारी चीजें हैं जो मैंने कभी नहीं सुनी, जैसे वो भगत सिंह जी के चाचा जी वाला जो है। और ये मैंने सुना था, ये ट्रेन जब्त की थी महाराणा ने, लेकिन इसका विस्तार में मतलब मुझे आज विस्तार इसका जो पीछे का जो कारण है वो पता लगा। तो क्योंकि कई सारी चीजें हम सुनते हैं और उसका उसका जो है उसका कारण हमें नहीं पता होता। तो जब तक कारण नहीं पता होता तब तक हम उस पे कुछ एक्शन नहीं कर सकते। यानी कि हम हमारी अगर ये कारण हमें पता लगे तो लोगों में देशभक्ति निश्चित रूप से जगेगी कि भाई एक राजा ने, एक राणा ने इस तरह से ये किया है। तो इससे निश्चित, और ये तथ्य आम जनता तक पहुंचने बहुत जरूरी है। और इसमें जो है आप जैसे महा महा मनीषी का योगदान जो है बहुत रहेगा। तो ये मैं निश्चित रूप से आपकी पुस्तक का जो आप कह रहे हैं उसका इंतजार करूंगा, और गद्दारों पे, और आपसे कभी सामने भेंट करना चाहूंगा। मेरा मतलब मैं धन्य हो जाऊंगा अगर आपसे कभी भेंट होती है। सादर प्रणाम। डॉक्टर विनोद जी, जो ये चर्चा आपने की है, मैं बताना चाहूंगा कि ये भारतीय स्वातंत्र संग्राम में आर्य समाज का योगदान, आचार्य सत्यप्रिय शास्त्री जी की पुस्तक है। क्योंकि आप जैसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रमाण देने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। कहीं ना कहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको किसने बकवास बता दी। ऐसे लोग बहुत हैं सिर्फ इस देश में। तो आप ये पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, इसको मंगा भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। और दूसरा जो आप तथ्य कह रहे थे कि ये मैंने कहाँ से सुना, कहाँ से पढ़ा, तो एक पुस्तक अभी जो प्रकाशित हुई है, मोटी पुस्तक है, और आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा प्रकाशित हुई है दिल्ली से। उसमें जो है आर्य समाज का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 80% योगदान, पुस्तक का नाम है। और निश्चित रूप से उसमें इन तथ्यों की विस्तार से चर्चा की गई। और ये बात भी जो है, जो सरदार भगत सिंह थे, उनके भाई की बेटी के माध्यम से लिखी गई हैं। उन्होंने इन बातों को लिखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आदरणीय भट्ट सर से पिछली बार भी कुछ कमेंट्स में वार्तालाप हुई थी इन इतिहास की के सत्रों के बारे में ही, कक्षाओं के बारे में ही। उनकी उत्सुकता को भी प्रणाम कि वो नित्य और निरंतर ऐसे सद साहित्य के प्रति लगाव रखते हैं। इसी क्रम में आदरणीय प्रणीता साकरे दीदी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप आइए। जी, सदन को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय राकेश जी भाई साहब के इस राष्ट्र पुरुषार्थ को भी मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। इतनी ऊर्जा और इतना चिंतन, इतनी प्रखर भक्ति, इसे हम भारत माता के लिए प्रखर भक्ति ही कहेंगे। आपके इस राष्ट्र पुरुषार्थ को हम सादर नमन वंदन करते हैं भाई साहब। आपके लिए सचमुच में डॉक्टर विनोद जी ने कहा है कि शब्द नहीं है
पर निश्चित रूप से शब्द नहीं हैं। हम सभी योगाहार के मंच से समस्त सभी योगाहारियों से निवेदन करते हैं कि आपके इस जो राष्ट्र चिंतन पर जितनी भी आप किताबें लिख रहे हैं, उन किताबों को हम निश्चित रूप से अपने-अपने घर में बुलाएँ और इस राष्ट्र के विचार को, इतिहास को, जो शौर्य गाथा है, जिन्होंने इतना कंटकमय मार्ग रहने के बाद पर भी भारत माता के लिए अपना पुरुषार्थ किए हैं, अपना बलिदान किए हैं, निश्चित रूप से इस इतिहास को छुपाया गया है और उस इतिहास की जब हम गौरव गाथा सुनते हैं, तो हमारे में ऐसे रोम-रोम में वो राष्ट्र भक्ति भी जागती है और हमें लगता है कि अब वह समय नहीं, बहुत हमने समय बिता दिया। अब इस भारत माता के लिए हम सभी को अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने स्थान में कार्य करने की आवश्यकता है और हम सभी से निवेदन करते हैं कि अब जागने का, उठने का, चलने का समय आ गया है। अब नहीं जगे, अब नहीं चले तो कभी नहीं। इस स्वर्णिम अवसर का, स्वर्णिम समय का लाभ लेते हुए हम आगे बढ़े और भाई साहब आपके पुरुषार्थ को पुनः मैं नमन करती हूँ। हम आपके साथ हैं और निश्चित रूप से माँ भारती के लिए हम सभी कार्य करने के लिए आगे अग्रसर है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम प्रणाम। बहन जी बहुत अच्छा लगा। और जहाँ की बहनें इस प्रकार की वीरांगनाएं हों, उस देश का निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होना, उन्नति होना निश्चित है। मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। महाद्वीप बसाए हमने ही। देशों की बात छोड़िए, गांवों की बात छोड़िए, कॉलोनियों की बात छोड़िए, कॉलोनियां बसाने का सिलसिला तो अंग्रेजों ने दिया। महाद्वीप बसाए हमने ही, नाम उन्हें विधिलोक दिया। हमने ही सूने दीपों को सुरलोक बना आलोक दिया। ये मेरी अभी की कविता है। द्वीपों में दीप जलाकर हमने वैकुंठ रचे, स्वर्गधाम रचे। अंधकार मिटाया हमने ही, सबसे उत्तम यह काम किया। संबंध जीव का जीव से क्या, सर्वप्रथम हमने समझाया। अनादि अमर अमर तत्व कौन है, अनादि अमर तत्व कौन से खोल खोल कर बतलाया। त्रिगुण प्रकृति के हमने ही त्रिगुण प्रकृति के हमने ही सबसे पहले थे ज्ञात किए। सत रज तम के कारण ही सृष्टि शोध विख्यात किए। त्रिगुणातीत कौन सा मानव, हमने ही यह शोध किया। द्वंद्वातीत कौन सा मानव, हमने ही यह बोध किया। हमने ही यह बोध किया। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो कौन सी गंगा? वो इस देश में बहने वाली गंगा, ज्ञान गंगा, अमृत गंगा, वेद की गंगा। उसमें स्नान करने वाले लोग हैं। हम स्नातक हैं, स्नान कर चुके, स्नातक होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जब हमारे भीतर ये भारत बोध पैदा होगा, भारत को समझेंगे, भारत है क्या, निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और जब मंजिल प्राप्त करेंगे तो उस मंजिल का नाम होगा विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु भारत। धन्यवाद। जी ये देश राष्ट्र के प्रति आपके जो भाव हैं, ये भारत भूमि में जन्म लिए मानस का स्वभाव ही है। हाँ, हमारी निःशब्दता आप जैसे व्यक्तियों के प्रति इसलिए भी हो जाती है, या फिर चारों तरफ अंधकार इसलिए भी दिखता है, क्योंकि ऐसे उदाहरण सामने नहीं आते हैं। और जब ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, तो टिमटिमाते दिए की लौ हमें सूरज की रोशनी का आभास दिलाती है कि हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं, जिस मार्ग पर हमें चलने के लिए बनाया गया है। और इसी क्रम में संभवतः डॉक्टर बरसर का अपना हैंड रेज़ है। और मुझे भी एक कहानी तो गलती अपने में जीवन हो गया, पर मैं एक ये चीज कहना था।
डॉक्टर साहब कि मैं असल में आपके जो प्रतिभा है उस पे कोई शक नहीं कर रहा था। मैं उसको असल में शायद मुझे लगता है ये मुझे थोड़ा बोलने में वो हो गया। मतलब इतना अभिभूत था कि मुझे शब्दों का ज्ञान ही नहीं हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब इसको आप अन्यथा ना लें अगर आपको नहीं ऐसा नहीं नहीं लगा हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा था आपका जो, बहुत अच्छा लगा। मैं एक प्रश्न रह गया दिनेश, माफी चाहता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत। मैं उस दिन पिछली बार एक प्रश्न आपसे पूछा था कि वो क्या जो जोधा अकबर की जो कहानी है इसमें कितनी सत्यता है, बस एक थोड़ा सा इसमें यस और नो में जानना चाहता था। जोधा अकबर की जो कहानी है, वो इसमें दो राय नहीं है कि वो सच्चाई है उसमें जो है। लेकिन अब उस पर जो नए शोध आ रहे हैं और नए शोधों के आधार पर जो ये बात कही जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं था, फला दे दिया था, वो कर दिया था, उसका भी हम स्वागत करते हैं। नए तथ्य निकल करके आते हों तो अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि अकबर की बेहयाई को, उसकी ढीठता को, उसकी नीचता को, उसके व्यभिचारपन को छुपाने के लिए नई नई कहानियां पहले से ही तैयार की जाती रही हैं। पहले भी इस तरीके की बातें प्रचलित रही हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में भी ये बातें हुई हैं, उन परिस्थितियों में ये कहा नहीं जा सकता कि ये काल्पनिक है। इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी, आपको याद होगा कि जब उनका, अकबर का एक प्रतिनिधि उनके पास पहुंचा था, मानसिंह, तो मानसिंह से कहा था कि जब मेरे सिर की दवाई लेकर के तू आए तो उस समय अपने फूफा को भी लेकर आना। ये बात भी तो बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी बुआ को अकबर को दे रखा है। वो भी तो जोधपुर का ही रहने वाला था ना। तो घटनाओं में कहीं ना कहीं सच्चाई है। शोध के आधार पर, तथ्यात्मक आधार पर यदि कोई चीज निकल कर के आती है तो उसमें हमें कभी ये भी संकोच नहीं करना चाहिए कि मेरी मान्यता कल को बदल जाती है तो ये गलत हो गया। आती है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी प्रमाणिक जानकारी नहीं आ रही है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जी, धन्यवाद सर इस वार्ता के लिए। और वास्तव में जो उदाहरण अभी-अभी एक प्रश्न के रूप में सामने आया है, उत्तर के रूप में सामने आया है, उसके ही कई प्रतिरूप आज भी दृष्टिमान हो रहे हैं। और ये कहें कि भारत भर की ही ये बात है। हम जितने सरलता के साथ हम सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित होकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो शायद हमारा भ्रम भी है। आज के दौर में जो मकड़जाल तैयार है, उसको तोड़ने के लिए योगाहार जैसी कक्षा ही का होना और एकमात्र होना नाकाफ़ी है। इस अभियान को और वेग से और प्रचंड वेग से आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में डॉक्टर रोशनलाल सर, आपका हैंड रेज़ भी। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम और डॉक्टर साहब को भी सादर प्रणाम। आदरणीय आर्य साहब, निश्चित रूप से जैसे कभी छोटे थे तब बिना का गीतमाला, सिबागा गीतमाला का इंतजार रहता था, वैसे आपका इंतजार रहता है गुरुवार को कि अब अपना वो सुनेंगे। तो मैं एक मतलब एक मन में हमेशा, पिछले बार भी अपनी चर्चा हुई थी तो हमने यही निवेदन किया था कि हम क्या इनको लिए कोई ऐसा जैसे क्या आज की जो मीडिया है इसमें जो लोग पसंद करते हैं उस तरह से इनको, जैसे वेब सीरीज या सीरियल, तो जैसे रामायण शुरू हुई थी तो रामायण मतलब एक वो हो गई थी, मोगली शुरू हुआ तो लोगों के बीच में एक वो हो गया कि ये तो हम उसका प्रचार प्रसार ऐसा करें। और कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है क्या जो इन चीजों को, जो हमारी गौरव गाथा है, हमारी राष्ट्र गाथा है, इनका गुणगान करके और इनके लिए अपना पैसा खर्चा कर सके। तो इसमें थोड़ा सा सभी लोगों से अनुरोध है जो प्रबुद्ध जन जुड़े हैं, सब लोग आदरणीय आर्य साहब का सपोर्ट करें कि कुछ ऐसे लोगों को देखें जो इसके लिए अपना पैसा लगा सके, कि कोई ऐसी वेब सीरीज बनाने के लिए या कोई फिल्म तो छोटी चीज हो जाती है, अगर कोई हम वेब सीरीज या कुछ ऐसी चीजें बनाने की बात करें जो जन जन तक पहुंचे, क्योंकि ये निचले स्तर तक पहुंचना जरूरी है। कोई वेब सीरीज बने, कोई सीरियल बने, जैसा भारत एक खोज
जवाहरलाल नेहरू का हो गया, तो हम उससे बाहर निकलने के लिए कोई नया वो बनाए और वो उससे ज्यादा पॉपुलर हो। जैसे रामायण में पूरा रोडें बंद हो जाती थी, महाभारत का ऐसा लगता था कि आज कोई स्ट्राइक हो रही हो, तो इस तरह से कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार। ऐसा मैं आगे आने वाला सोच, मेरे मन में ऐसी कल्पना है ऐसा हो, तो ऐसा ऐसा मैं सबसे वो चाहूंगा कि सब इसको वो एक संकल्प के रूप में ले कि ऐसा ही हो। तो अगर आज हम 30 लोग संकल्प लेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है ये 30,000, 3 लाख और 3 करोड़ हो जाए, और ये संकल्प आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और आर्य साहब इसमें इस ध्वजा को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके बारे में और कुछ कहना, मतलब सूरज को दीपक दिया दिखाना है जी। ओम प्रणाम। देखिए डॉक्टर साहब, इस पर जो है मैं मिनट मैं अपनी बात को कहूँगा। हमारे जमशेदपुर से हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, और जो मेरी अभी पुस्तक छप करके आई है, मुगल काल के भूले बिसरे हिंदू योद्धा, और इसके अलावा जो हम नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण से 2 पुस्तकें तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी अभी 100 प्रतियां तीनों पुस्तकों की मंगा करके और वितरित करने का लक्ष्य बनाया है। ये भी एक तरीका हो सकता है लोगों का, उन तक वो विचार पहुंचे, और ऐसे लोगों तक पहुंचे जैसे मान लीजिए कोई संपादक, कोई किसी टीवी चैनल का मालिक, ऐसा कोई आपके संपर्क में, वहाँ वो चीज़ें जाएं, उन तक वो बात पहुंचे, तो ये हमारा आपका विचार जो है इसमें 100 गुना वृद्धि हो सकती है, और वहाँ तक जहाँ तक वो चीज़ जानी चाहिए वहाँ तक हम पहुँचाने में सफल हो सकते हैं। जी धन्यवाद, आपका विचार अच्छा है, मैं स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। ये सरल माध्यम है जो कि हम अपनी अपनी तरफ से बहुत बड़े रईस का इंतजार न करते हुए गिलहरी का की भूमिका निभाकर भी ये कार्य किया जा सकता है। ये बात सामने है और निश्चित ही ये हम में सरल भी है और इसे प्रयोगात्मक रूप से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी क्रम में हमारे साथ आदरणीय बनेक सिंह आर्या जी हैं, आपने हैंड रेज़ किया है और मैं निवेदन करूँगा कि आज के कार्यक्रम को आप अपनी प्रश्न रखते हुए आदरणीय आर्य जी, क्योंकि आर्य जी भी उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं, बने सिंह आर्य जी। तो आप बात रख कर के, वार्तालाप रख कर के आज की इस सत्र को संपन्न करने की भी कृपा करें। जी, स्वागत। जी, प्रणाम सभी महानुभावों को। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि है उनसे मेरा एक प्रश्न है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हमारी क्या कमियां रही है जो आसुरी सत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हम सबमिट होते जा रहे हैं। ये ईसाई देश, इस्लामिक देश प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हम खत्म होते जा रहे हैं। इसका मुख्य रिवीजन और कारण ऐसा थोड़ा सा निवेदन करें आप या मार्गदर्शन करें। मान्यवर आर्य जी, आपके लिए पहले तो मैं सादर नमस्कार करता हूँ। दूसरे, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मार्मिक है, समसामयिक है। देखिए, झाड़ झंकाड़ खड़े करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी फसल को बोने की जरूरत नहीं पड़ती। झाड़ झंकाड़ों की फसल अपने आप पैदा हो जाती है। थोड़ा सा प्रमाद आपने किया कि अपना घर आपने 1-2 साल के लिए छोड़ा और मालूम पड़ा कि उसमें झाड़ झंकाड़ अपने आप खड़े हो गए। लेकिन सफाई करने के लिए तो प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये जो हमारा आपका संसदीय सत्र चल रहा है, ये संसदीय सत्र प्रयोग कर रहा हूँ मैं। संसद शब्द जो है ऋग्वेद में आया है और उसका अभिप्राय होता है संसदीय अग्नि, यानी यहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर गंभीरता पूर्वक विचार मंथन किया जाता है। तो जहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा हो, मंथन किया जा रहा हो, मंथन के बाद ये अमृत सागर, ये अमृत मंथन है देवताओं का, उसमें से कुछ निकाला जाए, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है, प्रतिदिन आपको खपना पड़ता है। तो हमारी जो प्रवृत्ति थी वो खपने की जो प्रवृत्ति थी, प्रतिदिन कुछ करते रहने की जो प्रवृत्ति थी, जो सकारात्मकता थी, वो कहीं ना कहीं बाधित हुई, कहीं ना कहीं कुंठित हुई।
और हम इस भूल में पहले दिन से चलते आए, जब इस्लाम खड़ा हुआ, ईसाइयत खड़ी हुई, कि हम तो बहुत हैं, सारा भूमंडल हमारा है। हम ख्यालों में वसुधैव कुटुंबकम के गीत गाते रहे, सारी दुनिया को अपना कहते रहे, और परिणाम क्या निकला? वो प्रमाद, वो आलस्य हमको डुबोता चला गया, पतन के गर्त में ले जाता चला गया। जहाँ कहानी का एक बहुत सकारात्मक स्वरूप है,